हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, आज हम चैप्टर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। आवर फर्स्ट टॉपिक इज want of factor. Want of factor. Second is abnormal molar mass. Okay, our first topic is want of factor. Our second topic is abnormal molar mass. Let's start our first topic. Our first topic is want of factor. Want of factor क्या है? Want of factor को क्यों कैलकुलेट करते हैं? Want of factor को कब कैलकुलेट करते हैं? हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन want of factor को डिस्कस करने से पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पर बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या डेफिनेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? तो हम कहेंगे दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ solute are called colligative properties. Those properties depends on number of particles of solute called colligative properties. ऐसी properties जो number of particles of solute पर depend करती हैं, उन properties को colligative properties कहेंगे। कौन सी properties कहेंगे? colligative properties। तो एक बात तो स्पष्ट है, क्या कि जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, तो उनमें वेरिएशन भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट में वेरिएशन आने से आ जाएगा। कैसे? यदि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होंगी, और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम। लेकिन अभी तक हमने जितने भी सॉल्यूट यहां डिस्कस किए वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे। कैसे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मीनिंग होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का? बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग यह होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। हम सीधी सीधी बात करेंगे, नॉट आयोनाइज्ड। वाटर में डिसॉल्व करने पर जो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, डिसएसोसिएट नहीं होते हैं, उनको हम कौन से सब्सटेंस बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बोलेंगे। लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुगरकेन, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस थे। लेकिन हमारा जो आज का पॉइंट है वो है कि यदि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को एज ए सॉल्यूट यूज कर ले तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को यदि एज ए सॉल्यूट यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा? बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये आयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इट मींस ये वाटर में डिसॉल्व होने पर अपने कंटेंट आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस का फॉर्मेशन दे देते हैं। ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को एज ए सॉल्यूट यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए एक एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ।
हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, इट्स क्लियर, और इसका हमने 100% डिसोसिएशन कंसीडर किया, 100% डिसोसिएशन। हालांकि होता नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। आप फील करिए कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। जब ये डिसोसिएट हुआ तो अपने आयनों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, Na+ और Cl-। आपने कितने मोल NaCl लिए? आपने 1 मोल NaCl लिया, लेकिन जब डिसोसिएशन हो गया उसके बाद में आपने देखा कि 1 मोल Na+ आयन बन गए, 1 मोल Na+ आयन बन गए और 1 मोल क्या बन गए, Cl- आयन बन गए। इट मींस टोटल आयन कितने बन गए, 2 मोल्स। आपने कितने मोल NaCl लिए, 1 मोल, लेकिन आपको कितने मोल मिल गए, 2 मोल। कैसे मिले, 1 मोल Na+ आयन एंड 1 मोल Cl- आयन। 1 मोल प्लस 1 मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए। अब आपने तो यही कहा, आपने क्या कहा कि हमने वाटर में 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया, तो आपके अकॉर्डिंग तो 1 मोल NaCl है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को जब लेबोरेटरी में चेक किया गया तो क्या मिला, जब आपने 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया तो वो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस था जो डिसोसिएशन होने पर अपने आयनों में ब्रेक हो गया और Na+ और Cl- आयन बन गए। Na+ आयन का 1 मोल, Cl- आयन का 1 मोल, तो टोटल कितने मोल बन गए, 2 मोल्स बन गए। तो ये वेरिएशन आ गया, 1 मोल था 2 मोल बन गए। ये चेंज कैसे आया, ये वेरिएशन कैसे आया, ये डिफरेंस कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपने एज ए सॉल्यूट किसको यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को यूज किया है। तो जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट एज ए सॉल्यूट यूज करेंगे तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिफर हो जाएंगी। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिफर हो जाएंगी। हम ये कहेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट इक्वल कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चेंज आ जाएगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को एज ए सॉल्यूट यूज करेंगे। अब ऐसा हो गया तो यहां 2 केस आपके सामने होंगे। कौन कौन से? जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा हो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और सेकंड जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो, किससे? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो हम यहां 2 केस डिस्कस करेंगे। इट मींस 2 कंडीशंस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, किससे? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और सेकंड जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट को हम टाइटल दे देते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, इट्स क्लियर। हमने क्या कहा, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को आपने जैसे ही डिसॉल्व किया वो अपने कंटेंट आयंस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हमने यहां इसके लिए एक रिलेशन यहां लिख दिया। हमने कहा I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब यहां I क्या है? I वॉट ऑफ फैक्टर है। ये रिलेशन हमने कैसे लिख दिया? तो हम बताते हैं ये रिलेशन जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे चलेगा आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये रिलेशन कहां से आया और कैसे आया। एक बार के लिए आप इसे कंसीडर कर लीजिए कि जब डिसोसिएशन होता है तो I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
observed colligative properties always greater than calculated colligative properties. Calculated colligative properties. It's clear? जब डिसोसिएशन होता है I always greater than 1 होगा, इसका मतलब होगा कि observed colligative properties greater than calculated colligative properties. ये था केस फर्स्ट. हम केस सेकंड भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. केस सेकंड को हम लिखेंगे एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना. समझ गए बात? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना. और एसोसिएशन के केस के लिए हम कहेंगे आई ऑलवेज लेस देन 1. आई ऑलवेज लेस देन 1. अब आई यहां फिर वांट ऑफ फैक्टर है, और ये केस भी आगे आप जैसे जैसे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके सामने सोल्व हो जाएगा कि ये रिलेशन कैसे आया है. फिलहाल हम कहेंगे कि जब आई लेस देन 1 होता है उसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन calculated colligative properties. It's clear? जब एसोसिएशन का केस हो आई लेस देन 1 होगा. आई लेस देन 1 होने का मतलब होगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो आपके सामने दो केस आएंगे जब आप इलेक्ट्रोलाइट को एज ए सॉल्यूट यूज करोगे. या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से आई की जो वैल्यू है वो वेरिएबल हो जाएगी. डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन में आई लेस देन होगा. तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है या ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इनका सॉल्यूशन कैसे देंगे, हम इनके एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे. तो इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आज का सुपर हीरो हमारी हेल्प करेगा. आज का सुपर हीरो शक्तिमान आएगा. आज का शक्तिमान कौन होगा? आज का मेन टाइटल बताइए. आज का मेन टाइटल क्या है? आज का मेन टाइटल है वांट ऑफ फैक्टर. तो वांट ऑफ फैक्टर आज का शक्तिमान है जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा और आपके कंफ्यूजन्स को दूर करेगा. तो हम शक्तिमान को लिख लें. इट मींस आज का टाइटल डाल देते हैं वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल आई. किससे डिनोट करोगे? स्मॉल आई से. और हम वांट ऑफ फैक्टर के लिए कहेंगे आई इज इक्वल total number of moles of solute. यहां स्पेशली ध्यान देने वाली कंडीशन होगी. हमने लिखा है आफ्टर. आफ्टर किसके? डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by total number of moles of solute. एक बार फिर से ध्यान देना, हम यहां कहेंगे बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. ओके, क्या रिलेशन दिया? हमने ये कहा कि आई को कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? आई को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को डिवाइड करना है. किससे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन से डिवाइड कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, आई आ जाएगा.
इट्स क्लियर। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके डिसएसोसिएशन और एसोसिएशन के केस पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिसएसोसिएशन पर, उसके बाद में बात करेंगे एसोसिएशन पर। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसएसोसिएशन का मीनिंग होता है ब्रेक होना और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। तो पहले ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बाद में एसोसिएट कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसएसोसिएशन पर। डिसएसोसिएशन के लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर शेयर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया NaCl। हमने कहा कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए हमने 100% डिसएसोसिएशन को कंसीडर किया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसको केवल फील करना है कि ये 100% डिसएसोसिएट हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, बट आप एक बार कंसीडर करेंगे इस केस को कि NaCl जब 100% डिसएसोसिएट हो रहा है, अपने आयनों में ब्रेक हो रहा है Na+ और Cl-, इसके लिए I कैलकुलेट करना है। तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए? तो I का फॉर्मूला कहता है, डिसएसोसिएशन का केस है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसएसोसिएशन कितने हैं? 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसएसोसिएशन कितना था? 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब क्या हो गया? I की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इस तरीके से हम वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा MgCl2, इसके लिए भी हम 100% डिसएसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये अपने कंटेंट आयनों में ब्रेक हो जाएगा, Mg2 + 2Cl-। I कैलकुलेट करना है। I कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कहेंगे I इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसएसोसिएशन कितने हुए? 1 + 2 3 हो गए, और बिफोर कितने हैं? 1 3 डिवाइडेड बाई 1। I कितना हो जाएगा? I इज इक्वल 3। तो इस तरीके से आप वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे डिसएसोसिएशन के केस में। एक और एग्जांपल शेयर कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप का। चलिए एक एग्जांपल और शेयर कर लेते हैं। थर्ड, हमने कहा Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए भी हमने कहा 100% डिसएसोसिएशन कंसीडर कर लिया। जब 100% डिसएसोसिएट हुआ है तो अपने कंटेंट आयनों में ब्रेक हो गया, 2Al3 + 3SO4 2-। I कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे I इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसएसोसिएशन। 2 और 3 कितने हो गए? 5। बिफोर कितने थे? 1 5 डिवाइडेड बाई 1। तो I कितना हो गया? I इज इक्वल 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहां कहा कि जब 100% डिसएसोसिएशन हो रहा था, क्या हो रहा था? 100% डिसएसोसिएशन हो रहा था। जब 100% डिसएसोसिएशन हो रहा है तो I इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। इट मींस 100% डिसएसोसिएशन का मतलब जानते हैं आप? हम डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को अल्फा से लिखते हैं। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और जब 100% डिसएसोसिएशन है, 100% डिसएसोसिएशन है, तो इस केस में क्या होता है? अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अल्फा इज इक्वल 1, यानी डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन 1 होता है। तो जब हम 100% डिसएसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं तो हमने आई कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि उस कंडीशन में मैंने अल्फा की वैल्यू 1 कंसीडर कर ली। क्या कंसीडर कर ली? अल्फा की वैल्यू 1 कंसीडर कर ली। लेकिन जब 100% डिसएसोसिएशन नहीं हो रहा हो तब हम डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा क्वेश्चन ये है कि 100% जब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस डिसएसोसिएट नहीं हो रहा हो तो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हम यहां पर
नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। नया टॉपिक क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करोगे? अल्फा से डिनोट करोगे। अब आपको पहले एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी डिसएसोसिएशन होता है, क्या होता है? जब भी डिसएसोसिएशन होता है तो क्या होगा? डिसएसोसिएशन होने पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑलवेज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। डिसएसोसिएशन होने पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑलवेज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो हम यहां लिख देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेज। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो याद रखिए वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज। इट्स ओके। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी डिसएसोसिएशन होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसएसोसिएशन पर इंक्रीज हो गए तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों? याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जानती है। उनकी जानकारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से है। उनकी जानकारी इससे नहीं है कि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस का नेचर क्या है। उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को केवल मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। इट्स क्लियर? तो डिसएसोसिएशन के केस में आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन पर। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, NaCl। और हमने कहा जब 100% डिसएसोसिएशन नहीं हो रहा है उस केस में क्या होगा? तो NaCl डिसएसोसिएट हो रहा है, अपने आयनों में डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, Na+Cl-। अब हम इसके लिए इसकी इनिशियल और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर बात करेंगे। इक्विलिब्रियम और इनिशियल की कंडीशन में बात करते हैं। अब देखिए जब NaCl 1 मोल था, कितना था? 1 मोल। जब NaCl 1 मोल था और डिसएसोसिएशन हो रहा था तो 1 मोल NaCl जाता तो 1 मोल Na+ बनता और 1 मोल Cl- बनता। गौर से सुनना, 1 मोल NaCl जाता तो 1 मोल Na+ बनता और 1 मोल Cl- बनता। लेकिन हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो जब अल्फा मोल NaCl जाएगा, कितना मोल जाएगा? अल्फा मोल NaCl जाएगा तो अल्फा मोल Na+ बनेगा और अल्फा मोल ही क्या बनेगा? Cl- बनेगा। इट्स क्लियर? तो हम बात करते हैं इनिशियल। इनिशियल में यदि हम इसको कह दें कि ये 1 मोल था तो यहां पर रिएक्शन हुई नहीं तो ये 0 और ये भी क्या? 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना, यानी डिसएसोसिएशन नहीं हुआ, तो ये दोनों 0-0 है। फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब NaCl डिसएसोसिएट हो गया तो जितना डिसएसोसिएट होना था उतना हो गया, पीछे क्या बच गया उसको यहां बताना है। इट मींस इक्विलिब्रियम का मतलब है NaCl जितना बर्बाद होना था उतना बर्बाद हो चुका, यानी बर्बादी हो चुकी। बर्बाद होने के बाद की कंडीशन क्या है वो यहां बतानी है आपको कि बर्बाद होने के बाद में ये कंडीशन है। तो अभी हमने बताया कि 1 मोल NaCl जाएगा, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनेगा। लेकिन जब अल्फा मोल NaCl जा रहा है तो अल्फा मोल Na+ बनेगा और अल्फा मोल क्या बनेगा? Cl-। तो यहां क्या बच जाएगा? अल्फा मोल गया 1 में से तो 1 - अल्फा हो जाएगा। इट्स क्लियर? I कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I = हम कह देंगे, I क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसएसोसिएशन। तो आफ्टर डिसएसोसिएशन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, हम इनको जोड़ देते हैं। 1 - अल्फा प्लस अल्फा
प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बिफोर डिसएसोसिएशन 1। सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। आई इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब यहां देखिए आपका वो कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगा। आई की वैल्यू जो आ रही है वो 1 प्लस अल्फा आ रही है। 1 प्लस अल्फा आने का मतलब क्या हुआ, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। आई ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। कब, जब डिसएसोसिएशन होगा। हमने आपको यही केस बताया था, आई ग्रेटर देन 1 है, डिसएसोसिएशन है। इट्स क्लियर। तो आपका ये टॉपिक या ये जो एक्सप्लेनेशन थी यहां क्लियर हो गई, आपको जवाब मिल गया कि वहां हमने आई ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा था। इट्स क्लियर। यहां आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है या आई इज इक्वल 1 प्लस अल्फा आ रहा है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जब 100% डिसएसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसएसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है। आपके पास आई क्या है, हम यहां कह रहे हैं आई इज इक्वल 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल, आई की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपने देखा कि बिफोर डिसएसोसिएशन 1 था, लेकिन आफ्टर डिसएसोसिएशन 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इट्स क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं अपनी कंडीशंस पर। एक और केस पर बात कर लेते हैं। चलिए एक और कंडीशन हम यहां शेयर कर लेते हैं। MgCl2 डिसएसोसिएशन हुआ, कंटेंट आयनों में ब्रेक हो गया, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। इसके लिए भी इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बात करेंगे। इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियली हमने ये कहा कि 1 मोल था, तो ये 0 और ये 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी डिसएसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डिसएसोसिएशन स्टार्ट हुआ तो वही कंडीशन हम कहेंगे। यदि 1 मोल MgCl2 जाता तो 1 मोल Mg2 प्लस बनता और 2 इंटू 1 मोल Cl माइनस बनता। लेकिन कितने मोल जा रहा है, अल्फा मोल जा रहा है। यदि अल्फा मोल MgCl2 जाएगा तो अल्फा मोल Mg2 प्लस बनेगा और 2 इंटू अल्फा मोल क्या बनेगा Cl माइनस। तो हम यहां कह देंगे अल्फा और यहां कह देंगे 2 अल्फा। लेकिन जा कितना रहा है अल्फा, तो यहां हो गया 1 माइनस अल्फा। इट्स क्लियर। ये बर्बाद होने की बाद की कंडीशन है कि इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, यानी डिसएसोसिएशन होने के बाद में इस तरीके से आपके पास रिजल्ट्स रह जाएंगे। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल, आई कितना होगा, तो आफ्टर डिसएसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स, हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई बिफोर कितना था 1 डिवाइडेड बाई 1। आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 व्हेन डिसएसोसिएशन। जब डिसएसोसिएशन होता है तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 100% डिसएसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप कह रहे हैं कि यहां आई क्या आ रहा है, आप कह रहे हैं आई इज इक्वल आ रहा है 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी तो 1 प्लस 2 इज इक्वल कितना हो गया, ठीक। ये देखिए आपने कहा बिफोर डिसएसोसिएशन यहां पर 1 मोल था, यानी 1 था, सब्सटेंस का 1 मोल था। लेकिन जब डिसएसोसिएशन हो गया तो 1 मोल Mg2 प्लस है और 2 मोल किसके हैं Cl माइनस के, तो 2 प्लस 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो हम इस तरीके से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम यहां कह सकते हैं आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जब डिसएसोसिएशन का केस हो। इसको हम जनरल केस के लिए भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जनरल केस जो होते हैं उससे आप किसी भी केस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं किसी जनरल केस में, डिसएसोसिएशन के जनरल केस में आप किस तरीके से कहेंगे। हम यहां बात करते हैं
चलिए इस तरीके से बात कर लेते हैं। हमने यहां कहा कि ए के एन मोल, कोई सब्सटेंस ए है, उसके एन मोल आपस में जुड़े हुए हैं, उसके एन मोल आपस में जुड़े हुए हैं। जब डिसोसिएशन हुआ, क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। जब डिसोसिएशन हुआ तो ये डिसोसिएट होकर बिखर गए, और बिखरने पर क्या हो गए? एन मोल ए बन गए। क्या बन गए? एन मोल ए बन गए। हमने यहां कहा कि ए मॉलिक्यूल के एन मोल यहां पर आपस में जुड़े हुए थे, ए मॉलिक्यूल के एन मोल यहां पर जुड़े हुए थे। डिसोसिएशन हुआ तो ये टूट गया, बिखर गए। बिखरने पर क्या बन गए? एन मोल ऑफ ए बन गए। क्या बन गए? एन मोल ऑफ ए। यहां जुड़े हुए थे, यहां टूट गए जब डिसोसिएशन हो गया। तो इसके लिए हम इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बात करते हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम। इनिशियल कंडीशन में हम ये कहें कि ये 1 मोल था, तो ये कितना है? 0। n इंटू 0, इट मीन 0 हो गया। क्लियर कंडीशन। आपने ये कहा कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये 1 था तो ये 0 हो गया। अब हम कह रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गई, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जब 1 मोल जाता तो n इंटू 1 मोल बनता। क्या बनता? n इंटू 1 मोल बनता। लेकिन कितने मोल जा रहा है? अल्फा मोल जा रहा है। कितने मोल जा रहा है? अल्फा मोल जा रहा है। तो अल्फा मोल जा रहा है तो कितने मोल डिसोसिएट होंगे? n इंटू अल्फा, तो हम कह देंगे n अल्फा। तो n अल्फा बन गए। जब अल्फा मोल जा रहा है तो बच कितना गया? बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा जा रहा है, तो 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल सिंपल केस है। आप जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आइए, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम वॉट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉट ऑफ फैक्टर क्या होगा? I इज इक्वल क्या हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूट कितने हैं? तो ये और ये हमने लिख दिया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन 1। तो I कितना हो जाएगा? I को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए I कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये कहेंगे I इज इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे? आगे सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं यहां पे कि I माइनस 1 इज इक्वल, यहां पर हम 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा I माइनस 1, और I माइनस 1 हो गया तो इज इक्वल 1, और यहां पर अल्फा को कॉमन ले लिया तो अल्फा n माइनस 1। इट्स क्लियर। और यहां से अल्फा की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आपके पास इस तरीके से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। इट्स क्लियर। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू को आपको याद नहीं करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। आपको ये रखना नहीं है कि अल्फा इज इक्वल I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 होता है। आप इस कंसेप्ट को समझिए। कहीं भी कोई ऐसा टिपिकल स्टेप नहीं आया है जो आपको याद नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप किसी भी कंडीशन को यदि समझ लेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम को ऑलवेज सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आप समझेंगे नहीं, केवल रट लेंगे, तो आप एक ही केस को समझ पाएंगे, बाकी केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डिसोसिएशन के जनरल केस में अल्फा ऑलवेज इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ये था डिसोसिएशन। अब बात करेंगे एसोसिएशन का। अब बात करते हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना। अब हम बात करेंगे जोड़ने की। चलिए, जुड़ने की कंडीशन पर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब भी एसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। जब भी एसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हुए हैं तो
वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। ये बात हम स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। और ये कब होगा? कम कब होंगी? जब एसोसिएशन का केस होगा। ज्यादा कब होगी? जब डिसएसोसिएशन का केस होगा। अभी हम एसोसिएशन पर बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट भी कम और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। चलिए हम इसके लिए एक एग्जांपल को यहां पर डिस्कस करते हैं। यहां एसोसिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एसिटिक एसिड का लेते हैं। हम भी उसी को डिस्कस कर रहे हैं। यहां 2 मोल एसिटिक एसिड है। कितने मोल एसिटिक एसिड है? 2 मोल। हम बात कर लेते हैं यदि ये 100% एसोसिएशन पर है, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं 100% क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। हम ऐसा फील कर लेते हैं। ये जब एसोसिएट होंगे तो देखिए ये दोनों अलग अलग हैं। यहां दोनों क्या है? अलग अलग है। हमने कहा 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, लेकिन जैसे ही एसोसिएट हुए ये जुड़कर क्या हो गए? एक हो गए। इट्स क्लियर? ये पहले अलग अलग थे, अब जुड़कर क्या हो गए? एक हो गए। तो जुड़कर एक होने का मतलब हम कह देंगे CH3COOH होल ट्वाइस। ऐसा कैसे हुआ? इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये जो कंडीशन है ये डाइमराइजेशन है, ये डाइमर का फॉर्मेशन है। ये डाइमर क्यों बना? चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डाइमर इसलिए बन गया कि ये था एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड को OH, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने यहां ले लिया HOC डबल बॉन्ड को CH3। जब एसिटिक एसिड के 2 मोल्स आपने लिए और इनको यदि बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में एसोसिएट करवाया, किसकी प्रेजेंस में? बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में यदि एसोसिएट करवाया तो इनके बिटवीन H बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? H बॉन्डिंग। ये H बॉन्ड है। और H बॉन्ड बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये अब एक ही मॉलिक्यूल है। ये जुड़ गए दोनों, जुड़कर इन्होंने एक ही मोल बना दिया, तो ये एक मोल हो गया। इट्स क्लियर? एक मोल बन गया, इसका मतलब एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन हुआ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। यहां पर देखिए 2 मोल्स थे, यहां 1 मोल रह गए। यहां 2 मोल्स थे, यहां 1 मोल हो गया, आधा हो गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एसोसिएशन का होना इससे एक्सप्लेन होता है। यहां पर डाइमर बन गया, एसिटिक एसिड का क्या बन गया? डाइमर बन गया। तो आपको ये भी समझ लेना है, ये भी कई जगह पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड के जब मॉलिक्यूल्स बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में एसोसिएट होते हैं तो डाइमर कैसे बनता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो H बॉन्डिंग को आप प्रेजेंट करके डाइमर बनने को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? तो ये था एसोसिएशन का केस। अब हम यहां पर वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करें? बहुत इजी है। चलिए वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर देते हैं। I इज इक्वल, क्या कहा हमने फॉर्मूले में? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। केस एसोसिएशन का है तो आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1। और बिफोर कितने थे? 2। तो I की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ये I की वैल्यू हो गई। इट्स क्लियर? ये कंडीशन तो तब थी जब आप 100% डिसएसोसिएशन कंसीडर कर रहे थे। हम यहां भी यही कहेंगे, यदि 100% डिसएसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। क्या कहा हमने? यदि 100% एसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? 1 होगा। अल्फा की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जब 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
इसको भी हम अल्फा से डिनोट करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फिर हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, हम वही एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। 2 मोल एसिटिक एसिड हैं, एसोसिएट हो रहे हैं बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। हमने यहां बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस बता दी। तो ये दोनों अलग अलग थे, एसोसिएशन के बाद में दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और जुड़कर एक मोल बन गया CH3COOH हॉल्ट वाइज। ये क्यों जुड़ गए उसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी भी दिया, डाइमराइजेशन होगा, डाइमर बन जाएगा, H बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए उसको अभी दोबारा बनाने की या उस स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि क्या हो रहा है। इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे यहां पर भी इनिशियल और इक्विलिब्रियम स्टेज पर। जब इनिशियल कंडीशन है तो क्या हुआ है, और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो क्या हुआ है। चलिए बात करते हैं इनिशियली। यहां देखिए 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसलिए हम 1 ही कंसीडर करके चलेंगे, हम 1 मोल ही कंसीडर करके चल रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा। ये आप ध्यान रखिए, आप ये मत सोचना कि यहाँ 2 मोल है आपने 1 कैसे लिया, 1 से हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो जब इनिशियली कंसंट्रेशन थी, ये 1 मोल था, तो ये कितना था, 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब हम यहां कहेंगे कि जब रिएक्शन हो गई, एसोसिएशन स्टार्ट हो गया, तो यदि यहां से एसिटिक एसिड का 1 मोल जाता, कितना मोल जाता, 1 मोल, तो यहां क्या हो जाता, 1/2, हाफ हो जाता, यहां क्या हो जाता, 1/2। देखिए यदि यहां 2 मोल जा रहे हैं तो यहां 1 मोल बना, अभी कितने मोल जा रहे हैं, 2 मोल जा रहे हैं, तो यहां कितने बने, 1 मोल, तो 2 से 1 बना, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया। एसोसिएशन के केस में इस कंडीशन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको मेरी बात को गौर से सुनना है। हमने यहां कहा कि यहां से 2 मोल एसोसिएट होने जाते तो यहां 1 मोल बनता, इट मींस आधा हो गया। यदि यहां से 1 मोल जाता तो यहां से 1/2 मोल एसोसिएट होने के बाद में बनते, यहां 1/2 रह जाते। इट्स क्लियर। तो उसी बेस पर हम कह रहे हैं कि यहां से अल्फा मोल जा रहे हैं, कितने मोल जा रहे हैं, अल्फा मोल, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने बच गए, हाफ कर दीजिए, अल्फा/2, कितने बच गए, अल्फा/2, आधा हो जाएगा। तो यहां क्या कंडीशन रही, अल्फा मोल गया तो यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। समझ आई बात। 2 मोल जाएंगे 1 मिलेगा, 1 मोल जाएगा 1/2 रह जाएगा, अल्फा जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इट्स क्लियर। तो ये था एसोसिएशन। अब हम वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कहेंगे I इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, ये और ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइडेड बाई बिफोर एसोसिएशन 1। हमारे पास I कितना रहेगा, हम कह देंगे I इज इक्वल 1 माइनस अल्फा/2। ये लीजिए आपके पास I आ गया वन टॉप फैक्टर। अब हम यहां क्या देख रहे हैं, I इज ऑलवेज क्या है, लेस देन 1। और आप याद कीजिए हमने आपको जब एसोसिएशन की कंडीशन लिखवाई थी तब हमने लिखा था I लेस देन 1 है, तब हमने कहा था कि आगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आपको अपना जवाब मिल गया कि I लेस देन 1 क्यों है जब एसोसिएशन का केस है। तो क्लियर हो गया आपका कि I लेस देन 1 क्यों है। एसोसिएशन होने पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करें, चलो चेक कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जब 100% एसोसिएशन होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां आप कह रहे हैं कि I इज इक्वल क्या है, I इज इक्वल 1 माइनस अल्फा/2 है। अल्फा की वैल्यू पुट करवा दीजिए, 1 माइनस 1/2 तो कितना रहेगा, 1/2। I की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। तो I की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो I ऑलवेज लेस देन 1। जब एसोसिएशन होगा तो I ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इट्स क्लियर। तो ये था डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी हम जनरल केस के लिए डिस्कस करेंगे, किस कंडीशन में डिस्कस करेंगे, जनरल केस के लिए। चलिए बात करते हैं जनरल केस के लिए। जनरल केस की हम एक इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं। हम यहां कहते हैं कि n मोल A है
ए के कितने मोल हैं? n मोल हैं। जब एसोसिएशन हुआ तो ये दोनों अलग अलग थे, अभी दोनों अलग अलग है, बिखरे हुए हैं, लेकिन एसोसिएशन होगा तो ये जुड़कर एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़कर एक हो जाएंगे। अब हम कहेंगे कि यहां ए के n मोल आपस में जुड़े हुए हैं, यहां तो थे n मोल ऑफ ए और यहां ए के n मोल जुड़ गए। इट्स क्लियर? ये पॉलीमराइजेशन में आपने देखा है, पॉलीमराइजेशन इसी तरीके से होता है। इट्स क्लियर? तो एसोसिएशन जब भी होगा तब बिखरे हुए जो पार्टिकल्स है वो जुड़कर एक पार्टिकल में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इट्स क्लियर? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां n मोल ए थे, यहां ए के n मोल आपस में जुड़ गए। अब यहां पर भी हम इनिशियल और इक्विलिब्रियम स्टेज पर बात कर लेते हैं। जब इनिशियल फेज है, जब इक्विलिब्रियम है, इनिशियली बात कर लेते हैं। जब ये 1 था तो ये 0 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एसोसिएशन अभी नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे यदि 1 मोल एसोसिएट होता, कितना एसोसिएट होता? 1 मोल एसोसिएट होता तो यहां क्या रह जाता? टेल मी नाउ। यदि 1 मोल एसोसिएट होता तो यहां क्या हो जाता? 1/n। क्या हो जाता? 1/n। इट्स क्लियर? 1 क्या हो जाता? n हो जाता। n की वैल्यू वो है जो नंबर ऑफ मोल्स होते, यानी यहां पर 1 मोल है तो यहां हाफ हो जाता। n की वैल्यू यदि यहां 2 है तो यहां 1 हो जाता। यहां n की वैल्यू 4 है तो यहां 2 हो जाता। इट्स क्लियर? क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है तो ये क्या हो जाता? हाफ हो जाता। हम यहां कह रहे हैं कि n मोल जा रहे हैं। कितने मोल जा रहे हैं? n मोल। ए के कितने मोल जा रहे हैं? n मोल जा रहे हैं। क्लियर कंडीशन? तो n मोल ए के आपने लिए हैं तो ए n मोल बन गए। क्लियर कंडीशन? ए n मोल बन गए। हमने ये कहा कि अल्फा मोल जा रहा है। कितना मोल जा रहा है? अल्फा मोल जा रहा है। तो कितना बचेगा? तो अल्फा बाई n हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, यदि 1 मोल जा रहा होता 1/n हो जाता। क्लियर कंडीशन? n जा रहा होता n/n हो जाता। यदि आप कह रहे हैं कि अल्फा मोल जा रहे हैं, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा? अल्फा बाई n। यहां क्या हो जाएगा? अल्फा बाई n। तो यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई, सॉरी यहां पर तो जितना जा रहा है वही रह जाएगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं। कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं? अल्फा मोल। तो आप कहेंगे कि जब अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो यहां अल्फा बाई n हो जाएंगे, तो यहां 1 माइनस अल्फा। अब i कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहां कह देंगे i इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन क्या है? 1। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर i क्या हो जाएगा? हम ये कह देंगे i इज इक्वल हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। इट्स ओके। हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे? i माइनस 1 इज इक्वल अल्फा बाई n माइनस अल्फा। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हम कहेंगे i माइनस 1 इज इक्वल, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1/n माइनस 1 हो जाएगा। और यहां से आप अल्फा को कैलकुलेट करना चाहें तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपके पास i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n माइनस 1। तो ये एसोसिएशन कंडीशन में या एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा। मैं आपको अभी भी यही कहूंगा कि आपको इन केसेस को रटना नहीं है, इनको केवल समझना है। इनको क्या करना है? केवल समझना है। आप इन स्टेप को समझिए, समझने के बाद में आप एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन की किसी भी कंडीशन को इजी वे में क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। इट्स क्लियर? तो ये था एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, और एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को कैलकुलेट करना। अब हम बात करेंगे कि वॉन ऑफ फैक्टर जो होता है वो एक करेक्शन फैक्टर होता है। वॉन ऑफ फैक्टर क्या होता है? एक करेक्शन फैक्टर होता है। इसको हम करेक्शन फैक्टर भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं? आई इज ए करेक्शन फैक्टर, आई इज ए करेक्शन फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर भी है। कैसे है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि हम आई के लिए एक रिलेशन लिखें। आई के लिए हम क्या लिखें? एक रिलेशन लिखें, और वो रिलेशन ऐसे लिख दें, आई इज इक्वल द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज divided by calculated colligative properties, calculated colligative properties। इट्स क्लियर? क्या आप अभी तक आपने जितना वांट ऑफ फैक्टर को डिस्कस किया उसके बेस पर ये रिलेशन बता सकते हैं? क्या हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं? तो डोंट माइंड, हम इस रिलेशन को यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिवाइड कर दें तो वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस रिलेशन को हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल, क्या हो जाएगा? आई इंटू, आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, इंटू क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इट्स ओके। हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा? हम कह देंगे कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि आप कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को करेक्ट किया है, और करेक्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? आई से। तो आई यहां क्या हो गया? करेक्शन फैक्टर हो गया। आई यहां क्या हो गया? करेक्शन फैक्टर हो गया। इट्स क्लियर? इसलिए हम आई को करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। आई करेक्शन फैक्टर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए इस बेस पे हम कहेंगे कि जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनको आई के साथ लिखेंगे तो उनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाएंगी। तो बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर। आपने क्या रिलेशन दिया? आपने कहा पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? एक्स बी। इसको करेक्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? वांट ऑफ फैक्टर से, आई करेक्शन फैक्टर से। तो मॉडिफिकेशन में क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल आई इंटू एक्स बी। इसी तरीके से सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इंटू एन। ये ऑब्जर्व्ड है, ये कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड को करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो आई इंटू के बी इंटू एन हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में आपने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ इंटू एम। ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेटेड, इनको आई से मल्टीप्लाई कर दी। और फोर्थ के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल सी आर टी, और इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आई से।
तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उनका सबका मॉडिफिकेशन कर दिया। आई एज ए करेक्शन फैक्टर यहां पर क्या हो गया, इनके साथ इंक्लूड हो गया। इट्स क्लियर। तो हम वांट ऑफ फैक्टर इट मींस आई को एक करेक्शन फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की थर्ड कंडीशन पर, और थर्ड कंडीशन को डिस्कस करने के लिए हम आज की सेकंड हेडिंग को पहले डिस्कस करेंगे। कौन सी हेडिंग को? सेकंड हेडिंग को। आपकी सेकंड हेडिंग क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जब नॉर्मल कंडीशंस नहीं रहे, जो कंडीशंस नॉर्मल वे में रहती हैं वो नहीं हो तो वो एबनॉर्मल बन जाती है। कैसी बन जाती है? एबनॉर्मल बन जाती है। हम बात करते हैं एबनॉर्मल कैसे बन जाती है, चलिए डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल कैसे होगी। तो एबनॉर्मल कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एसोसिएशन पर। एसोसिएशन का एग्जांपल हमने लिया 2CH3 COOH बेंजीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में एसोसिएशन हो रहा है, तो ये हो गया CH3 COOH हॉल्ट मास। अब देखिए हम इसके मोलर मास पर बात करेंगे। यहां एसिटिक एसिड के 2 मोल्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग है तो हम 1 मोल का मास लेंगे, क्योंकि उधर 1 मोल है। 1 मोल को 1 मोल से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहां 1 मोल एसिटिक एसिड का मास कितना हो गया? तो 1 मोल एसिटिक एसिड का मास हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। इट्स क्लियर। अब यहां देखिए, ये जब एसोसिएशन हुआ तो दोनों मोल जुड़कर एक हो गए, तो यहां 1 मोल है और इस 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 120 ग्राम मोल इनवर्स। ऐसा कैसे? यहां पर 2 इंटू 60 हो गया। क्या हो गया? 2 इंटू 60। अब देखिए, ये इसका नॉर्मल मोलर मास था। ये कौन सा मोलर मास था? नॉर्मल मोलर मास। ये कौन सा मोलर मास हो गया? ये एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। कौन सा मोलर मास हो गया? एबनॉर्मल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि हमने 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को एसोसिएट करवाया, तो आप तो यही कहेंगे कि एसिटिक एसिड के 1 मोल का मास जो होता है वो 60 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो आप तो यहां यही कहेंगे कि हमने 60 ग्राम मोल इनवर्स मास को डिसॉल्व किया है। लेकिन जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने पर आपको यहां पर ये दोनों मोल जुड़े हुए मिलेंगे और इनका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। इट्स क्लियर। तो यहां ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। इट मींस ये कैलकुलेटेड मोलर मास था। और वो कौन सा मोलर मास हो गया? ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया। ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया। इट्स क्लियर। ये कैलकुलेटेड मोलर मास, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो आई क्या हुआ? आई रेशियो हो गया किसका? आई इज इक्वल नॉर्मल मोलर मास इज डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। इट मींस कैलकुलेटेड मोलर मास इज डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। हम यहां कह सकते हैं थर्ड केस आई का थर्ड केस क्या बता रहा है? आई इज इक्वल नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। चलिए बात कर लेते हैं, क्या ये फैक्ट सही है? अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास कितना है? 60। चलिए लिख देते हैं 60। एबनॉर्मल 120। 60 बाई 120 कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल 1/2। क्या हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू सही आ रही है? इट मींस आई इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये इस कंसेप्ट को
एक्सप्लेन कर रहा है। क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है i लेस देन 1? बिल्कुल कर रहा है। तो आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उसके साथ ये कंडीशन क्या कर रही है? मैच कर रही है। उस कंडीशन के साथ ये कंडीशन क्या कर रही है? मैच कर रही है, उस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल नॉर्मल मोलर मास इज डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, या कैलकुलेटेड मोलर मास इज डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये तो था एसोसिएशन का केस। जब हम डिसएसोसिएशन के केस पर बात करें तो क्या होगा? चलिए बात कर लेते हैं। डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएशन के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। NaCl डिसएसोशिएट हो रहा है Na प्लस Cl माइनस आइंस में। अब बात करते हैं NaCl के 1 मोल का मोलर मास कितना? NaCl के 1 मोल का मोलर मास हो गया 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए, जब ये डिसएसोशिएट हुआ तो 1 मोल Na प्लस बना और 1 मोल Cl माइनस बना। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां आपने डिसएसोसिएशन किया है वहां पर आप Na प्लस को अलग निकाल लेंगे और Cl माइनस को अलग निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है? हम इस केस में ऐसा करेंगे, इनका एवरेज मास लेंगे। क्यों? Na प्लस का 1 मोल है और Cl माइनस का 1 मोल है, लेकिन हम इनको अलग अलग तो कर नहीं सकते। हमें तो 1 मोल को 1 मोल से कंसीडर करवाना है, कंपेयर करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इनका एवरेज मास ले लेंगे 58.5 डिवाइडेड बाई 2, या Cl का ले रहे हैं तो उसके लिए भी कह देंगे 58.5 डिवाइडेड बाई 2। और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29.25 ग्राम मोल इनवर्स। यहां भी यही रहेगा 29.25 ग्राम मोल इनवर्स। तो जब डिसएसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। चलिए हम इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं हमारे अब तक के जो फॉर्मूले हैं उनके साथ। तो हम कहेंगे I इज इक्वल द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कौन सा हुआ? नॉर्मल मोलर मास ये है 58.5, ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल कौन सा हुआ? ये जो आपने ऑब्जर्व किया है लैब में, वो एबनॉर्मल। तो हम नॉर्मल मोलर मास कितना लेके आ रहे हैं? 58.5। एबनॉर्मल कितना है? 29.25। 58.5 को 29.25 से डिवाइड कर लीजिए। I इज इक्वल क्या आ जाएगा? 2। चेक कर लीजिए आपने जो भी क्वांटम फैक्टर के लिए पढ़ा है, क्या ये उन रिलेशंस को फॉलो कर रहा है या उन रिएक्शंस के साथ सिमिलर है या नहीं है? तो बिल्कुल सिमिलर है। हमने यही पढ़ा है कि जब भी डिसएसोसिएशन होगा I ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। तो यहां आप इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यहां चेक कर पा रहे हैं कि I इज ग्रेटर देन 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वांट ऑफ फैक्टर की जो अदर कंडीशंस है उनके साथ मैच कर रहा है, उनके साथ सिमिलर है। तो ये था थर्ड केस वांट ऑफ फैक्टर के लिए। अब हम आपको फिर से एक बार तीनों जो रिलेशंस दी लिखे हैं आपने वांट ऑफ फैक्टर के लिए, उनको रिवाइज करवा लेते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस आपने यहां पर वांट ऑफ फैक्टर के लिए डिस्कस किए। चलिए बात कर लेते हैं। हमने यहां कहा वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल, फर्स्ट केस में I इज इक्वल द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation or association divided by total number of moles of solute, total number of moles of solute before dissociation
एसोसिएशन। ये आपके पास हो गया फर्स्ट रिलेशन आई के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने क्या बात की? सेकेंड स्टेटमेंट में कहा आई इज इक्वल द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वन टॉप फैक्टर किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिवाइड करेंगे तो आई आ जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? थर्ड स्टेटमेंट में हमने कहा आई इज इक्वल द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। जब नॉर्मल मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। किसको कैलकुलेट कर पाएंगे? वन टॉप फैक्टर को। तो आपने वन टॉप फैक्टर के लिए ये तीन केस डिस्कस किए, ये तीन कंडीशंस डिस्कस की, और जहां रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इन केसेस को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि वन टॉप फैक्टर की जरूरत आपको कहां पड़ेगी। चलिए ये भी हम बता देते हैं कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाए, जैसे आपको कह दिया जाए कि वहां डिसएसोसिएशन हो रहा है या वहां एसोसिएशन हो रहा है या वहां कोई आयोनिक कंपाउंड को यूज किया, यानी आयोनिक सब्सटेंस, इट मीन इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया हो, या वहां अल्फा गिवन हो। क्या गिवन हो? अल्फा। यदि किसी न्यूमेरिकल में ऐसी कंडीशंस गिवन हो, डिसएसोसिएशन, एसोसिएशन, यदि वहां आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस गिवन हो या अल्फा की वैल्यू कहीं गिवन आ रही है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई की वैल्यू आपको वहां रिक्वायर्ड होगी। इट्स क्लियर? तो ऐसे केसेस में आपको आई कैलकुलेट करना होगा। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको रिपीट करवा देता हूं। क्या केस है? देखिए, फर्स्ट आपने जब डिसएसोसिएशन के लिए बात की, किसके लिए बात की? डिसएसोसिएशन के लिए। तो डिसएसोसिएशन के लिए हम क्या कहेंगे? आई ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी। हमेशा याद रखना है। जब एसोसिएशन हो रहा, क्या हो रहा हो? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए क्या कहेंगे? एसोसिएशन के लिए आई ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इट्स क्लियर? और थर्ड केस में हम यूं कहें, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसएसोसिएशन। यदि ऐसी कंडीशन हो जहां ना एसोसिएशन हो रहा और ना ही डिसएसोसिएशन हो रहा हो, वहां आई ऑलवेज क्या होगी? इक्वल 1 होगी। आई ऑलवेज इक्वल 1 होगी। और फोर्थ केस क्या होगा? सल्यूट इज डाइमर। जब सल्यूट डाइमर बन रहा है, यानी डाइमर है, इट्स क्लियर? तो उस कंडीशन में आप कहेंगे आई ऑलवेज 1/2 होगा। आई ऑलवेज 1/2। इट्स क्लियर? डिसएसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन आई लेस देन 1, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसएसोसिएशन आई इक्वल 1, और सल्यूट इज डाइमर आई इज इक्वल 1/2। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आज के इस चैप्टर सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक्स में हमने आपसे वन टॉप फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास पॉइंट्स को डिस्कस किया। आपको मैं सोच रहा हूं ये सब चीजें एक्सप्लेन हुई होंगी, क्लियर हो पाई होंगी। फिर भी यदि इन टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड
कोई भी डाउट यदि आपको है, कोई भी कंफ्यूजन आपको है, क्वेरी आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक क्वेरी या हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा। आपने मुझे इतने प्यार से, इतने ध्यान से, इतनी आत्मीयता के साथ और इतने लंबे टाइम तक, मुझे लग रहा है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, चैप्टर को कंप्लीट करना था और टॉपिक जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा लंबा भी था, इसलिए क्लास लंबी हो गई। फिर भी आपने मुझे इतने लंबे टाइम तक धैर्य के साथ सुना, उसके लिए एक थैंक्स बनता ही है आपके लिए। तो मैनी थैंक्स, दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन।